लॉन्ग ब्रिज। धर्मपुर गांव में नदी पर एक छोटा सा लकड़ी का पुल था, जिसे पार करके यात्री इधर से उधर आया जाया करते थे। वहां के लोगों का शहर जाने का वही एकमात्र साधन था। उसी गांव में यशोदा नाम की एक औरत रहा करती थी, जिसका बेटा गोपाल शहर में पढ़ाई किया करता था। और पढ़ाई खत्म होने के बाद उसकी शहर में बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। अपनी पहली कमाई से गोपाल एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदता है और उसे लेकर वो वापस गांव आता है। लेकिन पुल के पास आकर वो हैरान और दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी गाड़ी पुल के पार नहीं जा सकती थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने घर न जाकर सीधा प्रधान के घर जाता है। प्रधान काका नमस्कार। अरे आओ बेटा कृष्णा, कैसे हो? बड़े दिनों बाद आए शहर से। अब काका आप ही बताइए, मैं आऊं भी तो कैसे? मैंने इतनी तरक्की की है, लेकिन इस गांव में मैं अपनी गाड़ी भी नहीं ला सकता। मैं तो बस आपसे यही कहने आया था कि आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे बेटा, मैंने सरकार को बड़ी चिट्ठियां लिखी है, हमारे गांव के लिए एक पक्का पुल बनाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती बेटा। अब तुम जवान लोग ही कुछ कर सकते हो। वो ये सब देखकर हैरान था कि गांव ने अभी तक कोई भी तरक्की नहीं की है। लेकिन प्रधान काका, अगर कोई बीमार हो जाए तब आप क्या करोगे? यहाँ तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। अरे बेटा, इसी बात का तो रोना है। कई लोगों ने तो रास्ते में ही जान दे दी है, वो भी इस पुल की वजह से। प्रधान के मुंह से ये सब सुनकर वो बहुत उदास हो जाता है। तभी वहाँ एक औरत रोती हुई आती है। हाय राम हाय, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, कोई बचाओ, कोई इसे अस्पताल ले जाओ, अरे कोई हमारी मदद करो। उस औरत के साथ साथ गोपाल की माँ यशोदा भी वहाँ आती है। वो गोपाल को देखकर हैरान हो जाती है। अरे बेटा, तू कब आया और घर क्यों नहीं आया? यहाँ क्या कर रहा है? देख, ये बेचारी कैसे बिलख रही है। जानता है, इसके बच्चे को सांप ने काट लिया। अब इसे कैसे अस्पताल पहुँचाए, कुछ समझ नहीं आता। गोपाल ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी अचानक वो बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगता है और एक लड़के को अपना फोन देकर उसका वीडियो बनाने को कहता है। वो बच्चे को गोदी में लिए भागता है और भागते भागते पुल पार करता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। धीरे धीरे उसका ये वीडियो वायरल हो जाता है और उसका वीडियो वायरल होते होते मंत्रियों और सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी पहुंच जाता है। लोग उनसे सवाल करने लगते हैं। सरकार में बैठे मंत्री शर्मिंदगी से बचने के लिए उस पुल के निर्माण का तुरंत आदेश देते हैं और इससे संबंधित एक चिट्ठी प्रधान के पास पहुंचती है। पुल के निर्माण कार्य का आदेश प्राप्त करके प्रधान बहुत खुश होता है। प्रधान चिट्ठी लेकर भागा भागा अस्पताल आता है और गोपाल से कहता है, कृष्णा बेटा, एक खुशी की खबर है। कहिए प्रधान जी, क्या बात है? बेटा, तुम्हारा वीडियो वायरल हो चुका है और सरकार ने तुम्हारे वीडियो को देखकर हमारे गांव में पक्का पुल बनाने का आदेश दे दिया है। बेटा, तुम्हारी जीत हुई। सरपंच काका, ये मेरी नहीं, ये पूरे गांव वालों की जीत है। गांव में पुल बनने का कार्य देखकर सभी गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। सुगंधा बहुत अच्छे लकड़ी के खिलौने बनाया करती थी। उसके परिवार का यही काम था। वो बहुत मेहनत से छोटे छोटे प्यारे प्यारे खिलौने बनाया करती थी। उन पर रंग करती, उन्हें अच्छी तरह से सजाती संवारती। उसके खिलौनों में चिड़िया, घर, गाड़ी, हाथी, घोड़ा, कई तरह के खिलौने शामिल होते थे और वो उन्हें खुद बाजार में बेचने जाया करती थी। ले लो ले लो, लकड़ी के खिलौने ले लो, प्लास्टिक से अच्छे हैं और बहुत सस्ते हैं। ले लो, हमारे पास बहुत सुंदर खिलौने हैं। उसकी आवाज सुनकर बच्चे दौड़े चले आया करते थे, क्योंकि वो बहुत कम दाम में बहुत अच्छे खिलौने दिया करती थी। लेकिन उसी गांव में सेठ के बेटे की एक दुकान थी, जिसमें वो शहर से भांति भांति का सामान लाकर बेचा करता था। उसमें वो खिलौने भी लाकर बेचा करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक कम होने लगे, खासकर खिलौनों के ग्राहक। अरे मेरे मुन्ने, तू उदास क्यों है? देखो माँ, कह देता हूँ, बहुत हुआ। अगर ये लड़की गांव के बच्चों को इस तरह से खिलौने बेचेगी तो मैं शहर में जाकर दुकान खोल लूंगा। मुझे यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, समझ गई।
इस लड़की की वजह से तेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा। जब देखो ये लकड़ी के खिलौने बेचने यहाँ आ जाती है और तेरे इतने अच्छे शहर के खिलौने खरीदने कोई नहीं आता। इसे तो मजा चखाना होगा। मेरे बेटे का कारोबार बंद करना चाहती है। और इसी जलन के मारे एक दिन रात में वो सुगंधा के घर जाती है और उसके खिलौनों पर बहुत सारा पानी डाल देती है, जिससे उसके सारे खिलौने खराब हो जाते हैं। अरे माँ, सारे खिलौने खराब कैसे हो गए? यहाँ मेरे खिलौनों की टोकरी पर पानी किसने डाला? हे भगवान, आज मैं क्या बेचने जाऊंगी? खिलौनों के खराब हो जाने की वजह से उस दिन सुगंधा खिलौने नहीं बेच पाई। ये देखकर दोनों माँ बेटा बहुत खुश हुए। हाँ, अब कौन खरीदेगा ये गीले खिलौने? सारी लकड़ी बदबू मारेगी और रंग भी छोड़ देगी। आजा बेटा, कल से तेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, उस पर ही ध्यान देना। अब वो दोनों रोज रात को जाते और उसके खिलौनों पर पानी फेंक दिया करते थे, जिससे सुगंधा के खिलौने हमेशा खराब हो जाया करते थे और वो खिलौने नहीं बेच पा रही थी। मेरे खिलौनों पर कौन पानी डाल जाता है? जरूर किसी की ये साजिश है। अपने खिलौनों पर रोज पानी पड़ता देख सुगंधा परेशान हो गई। ये सोचकर सुगंधा उदास होकर बैठ जाती है। तभी अचानक उसकी नज़र अखबार में छपी एक खबर पर जाती है, जिसमें लिखा था कि एक खिलौना कंपनी को लकड़ी के खिलौने बनाने वाले की आवश्यकता है। सुगंधा उस कंपनी में जाती है और अपने बनाए लकड़ी के खिलौने दिखाती है। कंपनी वालों को उसके बनाए खिलौने पसंद आते हैं और वे उसे नौकरी पर रख लेते हैं। अब सुगंधा को अपने खिलौने बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ रही थी। अब वो बड़ी शान से सुबह नौकरी पर जाती और शाम को घर वापस आ जाती। ये देखकर गांव के बच्चों ने सुगंधा से कहा, दीदी दीदी, अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई है, लेकिन फिर भी हमें तुम्हारे खिलौने चाहिए। क्या रविवार के दिन जब तुम्हारी छुट्टी होती है, हम तुम्हारे घर में आकर खिलौने खरीद लिया करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। चमत्कारी गाय। एक गांव में रामू और माला करके पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था शरद और एक बेटी थी स्वप्ना। रामू के पास एक गाय भी थी, जिसका दूध बेचकर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। इतने साल ये काम करके रामू भी बहुत बूढ़ा हो चुका था। रामू एक दिन सबको बुलाकर ऐसा कहा, अब मुझसे ये काम नहीं होगा बेटा, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। अब से शरद को ही सारा काम संभालना होगा। जी पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन शरद को गाय का देखभाल करना और दूध निकालना तो नहीं आता। इसीलिए वह अपने माँ के पास गया और कहा, माँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे ये सब काम मैं अकेले करूं। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तभी ये सब बातें सुन रही उसकी बहन स्वप्ना बोली, भैया तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं कुछ न कुछ करूंगी, बस तुम मेरे बात में हाँ मिलाते जाओ। उसी दिन एक आदमी दूध के लिए उनके घर आया। अरे शरद बेटा, मुझे कुछ दूध चाहिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है। इस गांव में आपके यहाँ ही सबसे अच्छे दूध मिलते हैं ना, इसीलिए आप मुझे 1 लीटर दूध देना। जब शरद और स्वप्ना दूध के लिए गाय के पास जाकर दूध निकाला, तभी गाय सिर्फ आधा लीटर ही दूध देती है। शरद जब दूध उस आदमी को दिया, ये क्या है बेटा, ये तो सिर्फ आधा लीटर ही दूध है। तभी शरद कुछ बोलने से पहले ही स्वप्ना ने बोली, काका, ये तो चमत्कारी गाय का दूध है। आपने बोला ना कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, जरा ये दूध तो उसको पिलाकर देखिए, जादू हो जाएगा, जादू। अच्छा बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ऐसा बोलते ही वह आदमी चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर वही आदमी शरद के घर आता है। बेटा शरद और स्वप्ना, आप कहाँ हो? आपने जो भी बात बोली वो बिल्कुल सही निकली। मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया है। आपको बहुत धन्यवाद। ये लो कुछ पैसे, आप दोनों की भला हो। जब ये बात गांव में फैल गया, सभी लोग उस चमत्कारी गाय का दूध पीने के लिए उसके घर के सामने लाइन लगा देते हैं। अचानक उस चमत्कारी गाय का दूध फेमस हो जाती है और उनका सेल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन शरद को ये बात समझ में नहीं आया
और स्वप्ना से पूछा, लेकिन स्वप्ना, आखिर बात क्या है? ये सब कैसे हो गया? भैया कुछ नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है कि जड़ी बूटियां और कुछ ऑर्गेनिक दाना खाने से दूध की विशिष्टता बढ़ जाती है। बस मैंने ऐसा ही ऑर्गेनिक दाना और जड़ी बूटियां गाय को खिलाई और हमारी दूध चमत्कारी गाय का दूध बन गया है। है ना सही बात? उस दिन से चमत्कारी दूध बेचकर शरद और स्वप्ना, रामू और माला भी खुशी खुशी रहने लगे।